सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। अब पता चला में आज आप जान सकेंगे जाली अकाउंट्स और नैब की जल्दबाजी। 3000 सफात जमीन खा गई या आसमान। तनख्वाह मामला लेने के देने पड़ गए। भारतीय जंगी जुनून का पाकिस्तानी इलाज। अगला PSL मीरान शाह में। न्यूजीलैंड के सानहे का गम, सरनगू पाकिस्तानी परचम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम अब पता चला में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश जुहेब और असद खरल साहब, बाबू डोगर साहब मामूल के मुताबिक मेरे साथ मौजूद हैं। खरल साहब तो आज कोयटा में हैं, ठंडा ठंडा मौसम एंजॉय कर रहे हैं, जबकि बाबू डोगर साहब लाहौर में मौजूद हैं। तो प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से बात करेंगे। इस्लामाबाद मुंतकली के खिलाफ अनवर मजीद के दो बेटों ने बैंकिंग कोर्ट के फैसले को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया है। दूसरा, 20 मार्च के लिए नैब ने समन जारी कर दिया। बिलावल भुट्टो और जरदारी साहब को 100 सवालात भी तैयार कर लिए गए हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि जाली अकाउंट्स केस में नैब ने वजाहती बयान दिया है, जिसमें कहा गया कि FIA ने बैंकिंग कोर्ट कराची में जाली बैंक अकाउंट्स केस दायर किया था। मुबैना तौर पर 3000 सफ़ात जाली अकाउंट्स केस में गायब होने का नैब जिम्मेदार नहीं है। ये 3000 सफ़ात कहाँ चले गए, ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया, आखिर ये किस तरह गायब हो गए, इस पर भी बात करेंगे। फिर दूसरा हम ये भी देख रहे हैं, कराची में बिल्डिंग में आग लगी, जिसमें कहा गया कि आग लगी नहीं लगवाई गई। ओमनी ग्रुप का रिकॉर्ड वहाँ पर मौजूद था जो कि जल गया, जिसके बाद हुकाम ने पूरी कोशिश की कि ना ही इस आग के हवाले से आगाह किया जाए आवाम को या मीडिया को, लेकिन खबरें अंदर की बाहर आ गई हैं। तो सबसे पहले मैं असद खरल साहब आपकी तरफ आऊँगी। एक तो ये जो आग लगी नहीं लगवाई गई, इसकी अंदर की कहानी क्या है, यहाँ पर क्या क्या मौजूद था, कौन सा मवाद था जिसको ज़ाया किया गया, और दूसरा ये किसकी साजिश हो सकती है। सबसे पहले तो इस पर रोशनी डालिएगा। सारिश, बिल्कुल पहले तो हम सुनते थे या देखते थे कि आग जो है LDA के रिकॉर्ड को लगती थी, जहाँ मेट्रो ट्रेन का रिकॉर्ड होता था। फिर इस तरह नंदीपुर में जहाँ पे इंक्वायरी हो रही थी नैब की, उसको आग लग जाती थी। अब ये जो जब से मेरे ख्याल बिलावल भुट्टो, जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब को मिल के आए हैं, तो जिस तरह बयानिया उनका काफ़ी उनसे मिलता जुलता, ये जो तरीका वारदात है रिकॉर्ड को गायब करने का, जलाने का, वो भी मेरे ख्याल काफ़ी उनसे सीख लिया है। सारिश, में कल कराची था और ये अलग सुबह जो 4 बजे करीब ये आग जो लगी गई है, जो लगाई गई है, ज़ाहिर बात है वो सारी चीज़ें अब सामने आ गई। मैं नहीं कभी नतीजा देता, लेकिन मैं एक सिर्फ बात बताऊंगा। ये जो FTC जो बिल्डिंग है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का, उसकी 6ठी मंजिल है। और नाज़रीन को हम ये दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव फुटेज, उस जो सारे मनाजर हैं वो देख भी रहे हैं। इसके अंदर एक तो ओमनी ग्रुप का रिकॉर्ड था, जो शुगर मिलों को किस तरह कर्जे दी गए और इसमें मुलव्वस कौन लोग हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के इकबाल अशरफ साहब ने जिन लोगों को लगाया, उस वक्त जो स्टेट बैंक के सदर थे, इसके अंदर जमाल बाकर ग्रुप चीफ कारपोरेट जो हैं वो हैं। इसके बाद इर्तज़ा काज़मी हैं जो कारपोरेट हेड कराची हैं, जवेद हैदर हेड कैड हैं। और इनके इर्तज़ा काज़मी के हवाले से मैं बता दूं कि प्रिंसली जेट का 2011 में एक मुकदमा होता, लोन फेक के हवाले से सारा मामला। 14 दिन ये FIA स्टडी में रहे थे। और जरदारी साहब के जो मुबैना तौर पर FIA से हमें बताया गया कि उनके इन्फ्लुएंस की वजह से इनको छोड़ दिया और आज भी एक अहम ओहदे पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे वो रिकॉर्ड भी था कि जो किस तरीके से फेक कोलेटरल पे अनवर मजीद को और शुगर मिलों को जिस तरीके से कर्जे दिए गए, किस तरह एक एक जो स्टॉक है वो निकाला गया, किस तरीके से ओवर वैल्यू की गई चीज़ें, किस तरह उनको रिन्यूअल की गई, इन्हांसमेंट की गई, ये सारे मामलात का ओरिजिनल रिकॉर्ड वहाँ पे मौजूद था। तो 7 बजे तकरीबन प्रेसिडेंट ने दौरा भी किया और उन्होंने कहा कि ये चीज़ बाहर नहीं जानी चाहिए। ये वो सदर साहब जो हैं वो भी कवर अप कर रहे हैं, और ये लोग जो हैं चूंकि उनको पता है कि अगर ये ओरिजिनल रिकॉर्ड, और आप ये बात जेहन में रखें, सिर्फ एक बात सर, आखिरी एक बात, जरदारी साहब का जो लास्ट एक्विटल का केस है ना, जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जज बशीर साहब जो हैं उन्होंने इनको एक्विट किया था, उसके ऊपर चार्जशीट नैब के ऊपर दी थी, जिस तरह अभी आ जाएगी मेगा मनी लॉन्ड्रिंग जो ओमनी में। उन्होंने कहा था कि जरदारी साहब के खिलाफ जो नैब ने ओरिजिनल रिकॉर्ड जो है वो पेश करने में नाकाम रहा है,
गवाह पेश करने में नाकाम रहा है, प्रोसिक्यूटर पेश करने में नाकाम रहा है। लिहाजा इस सूरत हाल पर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं रह जाता जरदारी साहब को बाइज्जत बदी करने का। उसके बाद जब टाइम पार्ट का मामला हो गया गालबन, तो उसके बाद अचानक से नैब ने वही रिकॉर्ड ओरिजिनल वो कोर्ट के एहतसाब अदालत के अंदर पेश भी कर दिया, गवाह भी आ गया और प्रोसिक्यूटर भी आ गया। लेकिन अब पछता क्या हो जब चिड़ियां चुगी खेत, पंजाबी में कहते हैं कि वेले दी नमाज ते कोयले दी टकरा। यही मामला जब उनको ये श्योर हो गया, सारी उनकी जो जद्दोजहद खत्म हो गई, ये मामला तो नैब रावलपिंडी के पास चला गया है। तो FIA का रिकॉर्ड भी अभी उधर जाना था, उस दौरान ही इस रिकॉर्ड सारे को उन्होंने खाकसर कर दिया है। और ये जरदारी साहब का पहला वाकया नहीं है। खालिद शान शाह का कत्ल होना, मुर्तज़ा क्राइम सीन के जो उसके वारदात के वाक़े के बाद क्राइम सीन धोना, बेनज़ीर साहब के वाक़े के बाद क्राइम सीन का धोना, ये मैं उनको लिंक नहीं कर रहा, मैं नहीं ये कह रहा, एक्विजिशन नहीं कर रहा, लेकिन मॉडस ऑपरेंडी यही है कि वो सबूत जो है ना अपने खिलाफ वो रहने नहीं देते। ये हमेशा उनका, और ये जो चीज़ हुई है, ये आग लगी है, मैं समझता हूं इसके ऊपर ये जो अभी असद खरल साहब सारी स्टोरी बता रहे हैं कि बहुत अहम रिकॉर्ड है जो कि वहां पर था मौजूद और उसको जला दिया गया और उसके बाद कोशिश की गई किसी को कानो कान खबर भी ना हो। तो आपका क्या ख्याल है कि ये जो रिकॉर्ड जलाया गया, क्या इससे केस पर कोई असर पड़ेगा या फिर खातिर ख्वाह रिकॉर्ड नैब के पास भी मौजूद है? देखें सर, इस JIT ने जो इन्वेस्टिगेशन किया उसमें खासा रिकॉर्ड जो था उन्होंने रिट्रीव किया था, तमाम महकमों से रिकॉर्ड लिया था और उनको ओरिजिनल जो अपनी जो उन्होंने रिपोर्ट बना के चीफ जस्टिस को पेश की थी उसमें खासा रिकॉर्ड जो था वो सपोर्टिंग एविडेंस जो था वो साथ था। अब आज आप एक और चीज़ भी देख लें, बैंकिंग कोर्ट ने आज अपना सारा जो रिकॉर्ड है वो ट्रांसफ़र किया रावलपिंडी एहतसाब कोर्ट को, और उसमें से 3000 पेज जो है वो गायब हो गए। अब जो है FIA जो है वो नैब पे डाल रही है, नैब FIA पे डाल रही है। किस तरीके से सारा रिकॉर्ड ज़ाया करने की एक साजिश की जा रही है। एक तरफ आप देखें कि बैंक में आग लगवा दी, इतनी मुतहर्रिक है, इतनी एक्टिव है, तो इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है कि 3000 सफ़े गायब हो गए और किसी को पता ही ना चला? इतनी लापरवाही सैरिश लापरवाही नहीं है, यही वो फैक्टर थे जिसकी वजह से केस जो था वो कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया था कि वहाँ का जो स्टाफ है, वहाँ का जो नैब का अमला है, ये वो सारा अमला सिंध में जितनी नैब का अमला हायर किया गया, ये वो सारा अमला था जो जब आसिफ अली जरदारी जब PTP पार्टी की गवर्नमेंट थी या PMLN की जब गवर्नमेंट थी उस वक्त ये सारा स्टाफ हायर किया गया था। इनकी आज भी जो लॉयल्टीज़ हैं वो पार्टी के साथ हैं या PMLN के साथ हैं। अगर आप पंजाब में देखें तो नैब के वही प्रोसिक्यूटर जो हैं वो जब केस होता है तो वो शहबाज शरीफ के हक़ में बोलना शुरू कर देते हैं। इन्वेस्टिगेशन जो है IOs जो है वो उस तरह से इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। सिंध में ये हालात पे पार्टी के साथ हो रहे हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन जो IO है वो उस तरह से इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे क्योंकि उनकी सिंपैथी जो है वो जरदारी साहब के पास है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो पहले भी पार्टी के साथ मिले हुए हैं। इसी वजह से नैब का मौक़िफ़ तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो तो जब बात करते हैं किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, क्रॉस दी बोर्ड होगा और किसी के साथ ज्यादती नहीं की जा रही है। अगर आपने अपने दौरे हुकूमत में आप पहले क्लर्क थे और बाद में आपने टावर बना लिए UAE में जाके, तो क्या आपसे पूछा भी ना जाए कि आपने इतना पैसा कहाँ से इकट्ठा किया? जिसके पास बाइक थी आज वो पराडो में लैंड क्रूजर में घूमता है, वो किस तरह घूमता है? सर वो तो इस तरह की बातें करते हैं, आप ये कह रहे हैं कि खुद सपोर्ट कर रहे हैं पीपल्स पार्टी को, नून लीग को, ये वही बंदे हैं लूप होल्स छोड़ते हैं ताकि मुजरिम का केस ही कमजोर हो जाए, उसको बरी करना पड़े अदालत। सैरिश अंग्रेजी का एक मुहावरा है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, यानी कि जो आप काम कर रहे होते हैं जो वो बोलने से ज़्यादा बेहतर है। आप जितने मर्जी नारे लगाते रहें लेकिन जब आपका प्रैक्टिकल देखा जाएगा तो वो कुछ भी नहीं है। शहबाज शरीफ आज भी बाहर फिर रहे हैं, हमदा शहबाज आज भी बाहर फिर रहे हैं, ख्वाजा साद वो देख लें, जितने लोग हैं वो तो सारे बाहर हैं। नैब अभी तक सजा किसको दिलवा सकी? शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई एक नया रेफरेंस ये ला नहीं सके। और उसके बाद हालात ये परफॉर्मेंस ये है कि आज 3000 सफ़े जो हैं वो रिकॉर्ड से गायब हो गए। तो नैब किधर सो रही थी, क्या कर रही थी? नैब ने एक्शन क्या लिया है? मगर ये है कि आप जो मर्जी कहते रहे, बुलंदोबाग दावे करते रहे, उनकी क्या हैसियत है? आप जो ब्रिगेडियर असद मुनीर हैं उनका लेटर पढ़े, उसमें आप रिकॉर्ड आपको पता है वाजिद शमसुल हसन साहब ने जिस तरह आया था और जिस तरह डब्बे भी आपने देखे, जिस तरह गायब हुआ, ये जरदारी साहब इसके मास्टरमाइंड है इस तरह की चीजों के। अब देखना ये है खरल साहब, जरदारी साहब तो चाहेंगे कि कोई एक चीज भी ना मिले, वो तो ये चाहेंगे
वो तो चाहेंगे कि सारा रिकॉर्ड जो जाया करता है, ये कहना कि जरदारी साहब उनके खिलाफ ये सारे जो बैंकर्स हैं जो खुद करप्ट है, इस सारे धंधे में शामिल थे, रिकॉर्ड भी जला दिया, उनको निशाने इबरत अगर नहीं बनाएंगे तो ये रोज तो रिकॉर्ड इस तरह जलते रहेंगे। मामला ये है कि जिन्होंने रिकॉर्ड जलाया है, क्या उनके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन हुआ है? मैंने सारों के नाम गिन के दिए और इनकी वारदातों की एक तवील तफसील है कि किस तरह इन्होंने नेशनल बैंक को लूटा, किस तरह इन्हें अनवर मजीद ओमनी ग्रुप को और उसके इदारों को फायदे दिए। अब उनको जब पता है कि वो भी पकड़ में आने वाले हैं और जरदारी साहब और अनवर मजीद साहब पकड़ में आने वाले हैं, उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए, मुसलमान को बचाने के लिए रिकॉर्ड जला दिया है, तो क्या उनके खिलाफ एक्शन? ये रिकॉर्ड जाया करना भी तो क्राइम है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं खैर साहब, मुझे एक बात बताएं, इसका एक्शन किसने लेना है? नेशनल बैंक जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है नेशनल बैंक। तो ये तो गवर्नमेंट, पीटीआई की गवर्नमेंट ने एक्शन लेना है, इमरान खान ने एक्शन लेना है। तो इमरान खान को चाहिए कि सख्त डायरेक्शन इशू करें, क्योंकि नेशनल बैंक सिंध गवर्नमेंट के अंडर तो नहीं है, वो तो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर है। डोगर साहब, ये इन्वेस्टिगेशन का रिकॉर्ड जलाया गया है, जो क्रिमिनल जो एक केस चल रहा है उसके मुतलका ओरिजिनल रिकॉर्ड सारा वो जाया किया गया है। इंटरेस्ट इन इन्वेस्टिगेशन ये नैब के डोमेन में आता है, ये क्रिमिनल केस बनता है, इन सारे वो जो लोग इसमें मुलव्वस हैं। सर, नेशनल बैंक के अंदर अगर रिकॉर्ड जलेगा तो वो फेडरल गवर्नमेंट उसकी भी जिम्मेदार है। फेडरल गवर्नमेंट को इस पे एक्शन लेना चाहिए। नैब तो जो करेगा, नैब का रेफरेंस जो रिस्पांसिबल उनके खिलाफ कार्रवाई करें और नैब खुद भी कर सकता है। लेकिन सर असद साहब, बात अब ये है कि जरदारी साहब आप क्यों नहीं अपना कोई वर्जन देते? क्या ये कोई डिलेइंग टैक्टिक्स हैं कि नैब रेफरेंस कर दे और उसके बाद फिर कोई दरखास्त दी जाए कि भी हमारा तो मौक़िफ़ लिए बगैर ही ये रेफरेंस दायर कर दिया गया है? अब वो क्यों नहीं नैब को जवाब देते? देखें, जब वो बात की जाती थी पहले नवाज शरीफ साहब से, उनके बच्चों से, वो कहते थे जब हमारा फॉरम में जाएगा हम सारी सबूत भी देंगे, सब कुछ देंगे। अब जरदारी साहब को मौका दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको सुना, वहाँ पे जो बैंकिंग कोर्ट है वहाँ पे भी उनके वकला और वो जा रहे हैं। अभी नैब उनको बुला रहा है, 20 मार्च को गालिबन उन्होंने बुलाया है बिलावल साहब को, उनको भी। अगर वो सच्चे हैं, अगर उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है तो वह नैब के सामने अपनी बेगुनाही साबित करेंगे, सुरखरू होकर वापस आ जाएंगे। और अगर वो नहीं जाते तो इसका मतलब ये है कि उनके पास अपने दिफा में कुछ नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने जब रिकॉर्ड ही जलवा देंगे, वो चीजें ही गायब करा देंगे, तो फिर आप कानून शहादत के तहत पाकिस्तान में सैरिश ओरिजिनल रिकॉर्ड जो बैंक से जो लेके रिकॉर्ड जलाने की बात बता रहे हैं, नहीं हो सकती। ये भी बड़ा खतरनाक खेल है जो कि खेला गया है, ये भी बड़ा खतरनाक खेल है जो कि खेला गया है। किस तरह रिकॉर्ड जलवा दिया और उसके बाद कोशिश की कि इस पर पर्दा ही डल जाए और ना ही हमारे खिलाफ कोई सबूत होगा, ना हमें कोई सजा मिलेगी। लेकिन जो बात बाबर साहब ने की, बाबर साहब ये भी बड़ी खतरनाक बात है। अगर प्रोसिक्यूशन इस तरह काम करेगी, इस तरह तो हर मुजरिम को क्लीन चिट मिल जाएगी, वो मजीद मजबूत हो जाएगा, वो आज़ाद होकर घूमेगा। ये मजाक थोड़ी हो रहा है कौम के साथ। ये इदारा एक है, ये एहतसाब के लिए खोला गया है। सैरिश, इसमें चेयरमैन नैब जो है ठीक है, दूसरे इदारों पर नज़र रखें, लेकिन नैब के अंदर भी नज़र रखें। मैं आपको बताता हूं कि नैब का लाहौर का एक प्रोसिक्यूटर है जिसने, मुझे पता है कि उसने लाहौर की एक बहुत कीमती हाउसिंग सोसाइटी है, वहाँ पर 14 करोड़ रुपए का प्लॉट खरीदा है। तो उसकी भी पता चलना चाहिए कि उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए कि वो 14 करोड़ रुपए की ये प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं। तो नैब के अंदर जो ब्रिगेडियर असद मुनीर का जो खत था वो बड़ा आई ओपनर था, क्योंकि कोई बंदा अहमी अपनी जिंदगी नहीं देता, उन्होंने खुदकुशी की, तो उसके पीछे भी फैक्टर है। चेयरमैन नैब को ये देखना चाहिए कि नैब के लोग कितने अहल हैं या कितने अहल नहीं है और नैब के अंदर कितनी करप्शन है। उसके साथ साथ जाते जरदारी साहब की बात है, सर देखते हैं ना, हुकूमत बात तो कर रही है अब नैब कवानीन को तब्दील करने की, अब क्या ऑपोजिशन भी उनका साथ देती है नहीं देती है, किस तरह इस मामले को देखा जाता है, आगे वक्त बताएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करते हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब को तलब किया था वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आज़म हाउस में, वहाँ पर उनसे मुलाकात की है और ये खबरें हम तक पहुँची हैं कि जो तनख्वाहों में इजाफा हुआ था या जो मरात दी गई हैं उस पर वज़ीर आज़म ने नागवारी का इजहार किया है और वापस करने की वो हिदायत उन्होंने जारी की है। दूसरा, उस्मान बुज़दार साहब ने उनको ब्रीफ भी किया है सियासी सूरत हाल पर और तरक्याती मनसूबों के हवाले से। तो क्या आपके पास असद खरल साहब खबर है अंदर की, क्या ये मरात अब वापस होने जा रही हैं और ये जो तनख्वाहों में इजाफा हुआ है अभी भी हो सकती हैं, क्योंकि अभी समरी जो है वो आगे नहीं गई है, इनके पास ही है। जी सैरिश, मुझसे बात की है आपने? जी 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 खरल साहब,
अच्छा, इस पे डोगर साहब बताएंगे। मैं सारी थोड़ा सा आपको ना क्वेटा के हवाले से बताता हूँ कि क्वेटा के अंदर, और ये मैं हैरान हूँ कि इतने बड़े बड़े इश्यूज आज क्वेटा बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जब मैं मौजूद था, मुअज़्ज़ज़ जो जस्टिस जमाल मंदो खेल साहब और जस्टिस मोहम्मद कामरान मुल्ला खेल साहब, उनकी जो डीबी थी उसके सामने मैं मौजूद रहा, और आज वहाँ पे जो इश्यूज सामने आए और जिस तरह मैंने उन जस्टिस साहबान का कंसर्न देखा मफाद आमा के इशू के अंदर, जो कि हुक्मरानों को, मुंतखब नुमाइंदों को या जो ब्यूरोक्रेसी को करना चाहिए था, जो बाबूज का काम था, उसमें जिस तरह उन्होंने अवाम के मफाद के लिए हेल्थ के सेक्टर के अंदर सैरिश मैं हैरान हो गया। और जिस तरीके से वहाँ पे उन्होंने मैं उनको अप्रिशिएट भी कोर्ट के अंदर किया। किडनी सेंटर बनाया गया बहुत बड़ा यहाँ पे BINUQ, जो कि बंद पड़ा है करोड़ों रुपए की लागत से। उसके बाद एक WHO ने प्रोजेक्ट वो जो है पड़ा हुआ है। ट्रॉमा सेंटर जो है वो अबंडन पड़ा हुआ है। अब प्रोफेसर जो करीम जरकोन साहब हैं वो CEO है, और डॉक्टर गुल मोहम्मद हैं वो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। तो उनके असासे माशाल्लाह अब करोड़ों तक चले गए हैं, और जिस तरीके से गदर मचा हुआ है, और जिस तरह जस्टिस साहबान जो दोनों हैं, जिस तरीके से एक एक चीज़ का उनको पता था, और वो बता रहे थे। सेक्रेटरी हेल्थ जो हाफिज माजिद हैं वो भी वहाँ पे मौजूद थे। MS जो वहाँ पे सिविल हॉस्पिटल क्वेटा है, डॉक्टर सलीम अबड़ो साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। मैं कहता हूँ सैरिश, आप वहाँ पे मैं हैरान हो रहा था किस तरह पैसा लूटा जा रहा है, किस तरह रिसोर्सेज गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। वो जो ग्लव्स थे ऑपरेशन के लिए वो अबंडेंट पड़े थे, दवाइयाँ करोड़ों रुपए की ख़राब हो रही थी, ट्रामा सेंटर डिसफंक्शनल हुआ था। लेकिन ये वो सारी चीज़ें थी जिनको वो जस्टिस साहबान जो है वो एक एक चीज़ को इन्वॉल्व होकर चीज़ों को 2-3 साल वो बताया उन्होंने कि सारी चीज़ें हमने बनवाई, लेकिन इन्होंने करप्शन पे उसको बर्बाद कर दिया। यानी जो अद्वियात हैं वो महंगे दामों खरीदी की लोकल, क्योंकि उसमें कमीशन ज़्यादा होता है, वो ख़राब हो गई। जो एक्सरे मशीनें हैं वो तक नहीं है, वहाँ पे डिसफंक्शनल है, और वो भी उन्होंने बताया कि इसलिए ख़राब कर दी जाती हैं ताकि बाहर से एक्सरे, क्योंकि उसमें कमीशन होता है। जो लैब पैथोलॉजी हैं वो डिसफंक्शनल कर दी गई। डॉक्टर जो है उनको ट्रामा सेंटर में उसमें लगा दिया गया जो डिसफंक्शनल था। ये वो सारी चीज़ें हैं जिस तरीके से। और सेक्रेटरी जो माजिद साहब है माशाल्लाह, जो हाफिज लिखते हैं, शायद अब पता नहीं किया होगा उन्होंने ज़रूर हिफज कुरान, जो उनकी ड्रेसिंग थी जो मैंने कोर्ट के सामने बताया। मैं कह जी डॉक्टर जो गुल मोहम्मद साहब हैं और ये सेक्रेटरी साहब हैं, इनकी पूरे महीने की तनख्वाह की एक दिन जो इनकी शूटिंग है, और जो जूते और जिस तरह महंगे कपड़े और जो ब्रांड के उन्होंने 3 पीस या 2 पीस पहने हुए थे, वो ये तो उसकी मुंह गवाही दे रहे थे कि किस तरह इन्होंने लूट। और ये भी मैंने बताया वहाँ पे कि ये जो डॉक्टर, सर वही बात है कि हर तरफ लूटमार का बाजार जो है वो गर्म किया गया है। जिनके पास गाड़ी नहीं थी, मोटरसाइकिल नहीं था, घर नहीं था, आज उनके दुबई में बंगले, बेड़ा गर्क किया गया है। सही कह रहे हैं आप। तहतीसाब के अमल का तेज होना, ये जो लूप होल्स हैं इनको खत्म करना बहुत जरूरी है। ये कवानीन में तब्दीली होनी चाहिए। अगर प्रोसिक्यूशन इस तरह रही तो फिर ये मुजरिम तो इन्हें क्लीन चिट मिलती रहेगी, ये कौम के साथ मजाक होता रहेगा, ये बंद होना चाहिए। देखते हैं कि अब किस तरीके से ये मामलात को आगे लेकर चला जाता है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर उस्मान बुज़दार साहब और वज़ीर आज़म की मुलाकात पर बाबर साहब से पूछेंगे कि अंदर की कहानी क्या है, क्या वहाँ पर बातचीत हुई है और क्या फैसला किया जाएगा। नाज़रीन ब्रेक, आफ्टर दिस ब्रेक हम इंशाल्लाह इस पर बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी उस्मान बुज़दार और वज़ीर आज़म इमरान खान की मुलाकात के हवाले से। तो बाबर डोगर साहब, बड़ी दिलचस्प खबर जो कि मेरे तक पहुंची है कि उस्मान बुज़दार साहब ने वज़ीर आज़म से बातचीत करते हुए कहा है कि भाई जो ये अमाउंट रेज़ मिला है सैलरी, उनको ये मालूम ही नहीं था कि वो कितना बड़ा रेज़ मिला था। बड़ी ये अजीब सी वजाहत है जिन्होंने दी है। और दूसरा, इतने बड़े सूबे का इख्तियार उनके पास है, वो इतने लाइल में कि उनको यही नहीं पता था कि उनकी तनख्वाह कितनी बढ़ा दी गई। वैसे तो बिल अभी भी बताया जा रहा है कि आगे नहीं गया, इनके सेक्रेटेरिएट में मौजूद है।
सैरिश, इमरान खान साहब ने आज की जो मुलाकात थी इसमें खासा भरमी का भी इजहार किया और उस्मान अब्दुल्लाह साहब की परफॉर्मेंस के हवाले से खासी मायूसी का भी इजहार किया। खान साहब का कहना था कि जनाब ऐसे वक्त में जब पूरे पाकिस्तान का मीडिया उस्मान अब्दुल्लाह साहब को टारगेट बना रहा था तो उस वक्त उन्होंने भरपूर तरीके से उनको सपोर्ट किया और उनका ख्याल था कि ये डिलीवर करेंगे। डिलीवरी तो एक चीज़, लेकिन इस बिल के हवाले से खान साहब खासे मायूस हुए हैं। मैं आपको एक और ख़बर भी दे दूँ, मेरी इतलात के मुताबिक खान साहब जो हैं उस्मान अब्दुल्लाह साहब की परफॉर्मेंस से खासे मायूस हैं और वो ये सोच रहे हैं कि इनको तब्दील कर दिया जाए और इनकी बजाय कोई बेहतर और तगड़ा जो चीफ मिनिस्टर पंजाब है वो लेके आया जाए। इस सिलसिले में उन्होंने मुशावरत शुरू कर दी है। और दूसरी तरफ उस्मान अब्दुल्लाह साहब जो हैं वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं, इधर उधर भाग दौड़ रहे हैं कि किसी तरीके से खान साहब उनको एक मौका मज़ीद दे दें। लेकिन मेरी इतलात यही है कि खान साहब ने ये फैसला कर लिया है कि अब उस्मान अब्दुल्लाह जो है इनके साथ ज़्यादा देर नहीं चला जा सकता, लिहाजा इनको तब्दील करने के बारे में वो सीरियसली सोच रहे हैं। ये इतलात बड़ी पक्की है। मुझे इस्लामाबाद के कुछ बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों ने ये कहा है। नाम जो कि ज़ेरे गौर हो? देखिए अभी ये बहुत कबल अज़ वक्त है नाम इस तरह से देना कि कौन कौन से नाम है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि भरपूर एफर्ट कर रहे हैं, जिसमें असलम इकबाल जो है लाहौर से हैं वो भी एफर्ट कर रहे हैं, राजा यासिर हमायूं जो हैं वो भी ट्राई कर रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल खान साहब ने आज भी खासी मायूसी का इजहार किया है और कुछ इस्लामाबाद में एक बड़ी सीनियर लेवल की मीटिंग हुई है जिसमें खान साहब ने खासी मायूसी का इजहार किया है उस्मान अब्दुल्लाह की परफॉर्मेंस के हवाले से। और उस्मान अब्दुल्लाह साहब को भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है कि खान साहब अब उनको ज़्यादा देर बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। लिहाजा ये भी पता चल रहा है कि उस्मान अब्दुल्लाह साहब जो हैं वो भी अपने तौर पर भाग दौड़ कर रहे हैं कि किस तरह से खान साहब को राज़ी कर लें कि वो उनको एक मज़ीद मौका दे दें। लेकिन मेरी इतलात यही है कि खान साहब ने फैसला किया कि इनको चेंज कर देंगे और जो ही सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर होती है आइंदा शायद 15 दिन महीने में तो इनको किसी भी वक्त चेंज किया जा सकता है। लेकिन ये फैसला हो चुका है इनको चेंज करने का। तो उस्मान अब्दुल्लाह साहब जिनसे खान साहब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो एक पसमानदा ज़िले से हैं, ऐसा घर है जहाँ पर बिजली भी नहीं है तो वो बेहतर तरीके से डिलीवर करेंगे, क्योंकि वो एक आम आदमी की तकलीफ़ को जानते हैं, एक आम आदमी की मुश्किलात को जानते हैं। लेकिन उनकी उम्मीदों के बरक्स उस्मान अब्दुल्लाह साहब ना सिर्फ ये कि वो डिलीवर नहीं कर सके, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला सके, बल्कि इस तरह जब लास्ट कैबिनेट मीटिंग हुई थी उस वक्त भी इमरान खान साहब ने उनको वार्निंग दी थी कि उनके बारे में कंप्लेंट्स आ रही हैं कि उनके भाई और कुछ फ्रंट मैन जो हैं उन्होंने मुस्तकिल डेरे डाले हुए हैं 8 क्लब रोड पर और वहाँ पर बहुत ज़्यादा बिलिंग हो रही है। ये बिल वाला सारा मामला हुआ है, इसके बाद जब पहले ही इतने तहफ़्फ़ुज़ात हों तो फिर वजह खुद ही फराहम उन्होंने की है। अब देखते हैं उनको मौका मिलता है या नहीं मिलता है या क्या आगे चलकर होता है। आगे बढ़ते हैं, एक और बहुत अहम मामला है। आलमी खबररसां इदारा रॉयटर्स ने जनाब ये क्लेम किया है, उनकी जानिब से कहा गया है कि जिस रोज़ पाकिस्तानी हुकाम ने भारतीय पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार किया था उसकी आंखों पर बंधी पट्टी और हथकड़ियों वाली तस्वीर भारतीय सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। उसी शाम भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजीत दोवल ने एक महफूज टेलीफोन लाइन पर पाकिस्तानी फौज के खुफिया इदारे ISI के सरबराह से भी बात की थी और भारत ने पाकिस्तान में मिसाइल हमले की धमकी दी तो पाकिस्तान ने साफ जवाब दिया कि अगर आप एक हमला करेंगे तो उसका जवाब 3 गुना होगा, ये जहन में रखिएगा। जबकि इस इदारे ने नई जो पाक भारत जंग का हालिया खतरा है उसको अमरीकी मुदाखलत से जोड़ा है कि उन्होंने मुदाखलत की तो टला है, यानी कि अमरीकी किरदार की वजह से। असद खरल साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस खबर पर रॉयटर्स की? देखिए सैरिश, अगर आप DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसका बगौर आप जायज़ा लें और इस तरह वज़ीर ख़ारजा साहब जो है शाह महमूद कुरैशी साहब उनकी जो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हैं और जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से ने बात की है तो मेरा ख्याल है बहुत सारी जो चीज़ें हैं राइटर की खबर उन सारी चीज़ों में से कुछ चीज़ें निकाल के उन्होंने एक बात जो है बिल्टअप उसमें यानी की है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है सारिश कि बहुत सारी जो मुदाखलत भी इसमें हुई है। अमेरिका ने मुदाखलत की है, सऊदी अरब ने मुदाखलत की है, UAE मुत्तहदा अरब इमारात जो है उसने मुदाखलत की है और ये चीज़ें सारी तो बहुत सारी रिकॉर्ड पे हैं। चाइना का इसमें किरदार है और ये बात जो उन्होंने की, अब ये मैं तो नहीं कह सकता कि इस तरह की बात जिस तरह उन्होंने की है कि उन्होंने धमकी के हवाले से यकीनन ये बात हुई है कि धमकी जब उन्होंने दी थी
और इसमें बल्कि जो मिसाइल हमलों की बात हो रही है या जो जवाबी हमले के हवाले से बात हो रही है, इस तरह की चीज़ें भी हमारी तरफ से मुख्तलिफ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीज़ें सामने आई हैं। तो यकीनन ये जो उन्होंने ये बात की, जिस तरह त्यारे उनके जिस तरह गिराए और फिर जिस तरह पायलट को पकड़ा और उस तरह जाली उनकी जो सर्जिकल स्ट्राइक्स थी। और अभी भी सैरिश आपको, चूँकि मैं अभी लाहौर से जब कराची आया तो अभी भी फ़िज़ाई हदूद में जो 1.25 घंटे की फ़्लाइट है, 3 घंटे से ज़ायद यानी जहाज़ जो है कोयटा, ग्वादर और उस तरफ से होके जो फ़िज़ाई जो रास्ता है काफ़ी लंबी फ़्लाइट है। अभी भी हमारी बाकायदा एमरजेंसी है, बल्कि कल हम प्रोग्राम में मैं आपसे शेयर करूंगा नाजरीन से, कुछ ईमेल्स मेरे पास हैं जिसके अंदर चाइना जो हमारा फ्रेंडली मुल्क है उसने बाकायदा जो मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं उनसे उसने LC के ज़रिए चीज़ें भेजने से इनकार कर दिया, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान उनका जो हालत जंग में है और नेवल के हवाले से भी उन्होंने कहा कि जो समुद्री जो सारा मामला है शिपमेंट के लिए उन्होंने 100% कैश मांगा है। फिर उसके बाद जब नेगोशिएशन किया, मेल का सारा मेरे पास वो रिकॉर्ड है, हम शेयर भी करेंगे नाज़रीन के साथ। और उसमें आखिरी उन्होंने जब ऑप्शन जहाँ तक की है कि 60% एडवांस दें और 40% जो है वो LC। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक भी ये खतरा टला नहीं हुआ। फिर आपने ये देखा जिस तरह के एक जहाज़ जब इनका देखा कि हमारे त्यारे जो है वो जाएंगे तो वो तो पाकिस्तानी फिर मार गिराएंगे, फिर उन्होंने ये प्लान बनाया था कि एक मुसाफिर त्यारे की शक्ल में पाकिस्तान की फ़िज़ाई दार से जो गुजरे हुदूद से गुजरेगा और वो उस तरीके से हमला किया जाएगा। उसमें इजराइल और जो ये अमेरिका जो भारत का मनसूबा, इसमें आपस में मिलकर इन्होंने एक प्लान बनाया। इसी वजह से अभी तक भी हमारी जो फ़िज़ाई हदूद है वहाँ पे भी रेड अलर्ट पे है, नेवल पे रेड अलर्ट पे है और पाकिस्तान के जवाबी हमले के खदशे के बाद भरपूर जवाबी हमले के खदशे के बाद इंडिया ने ये जिसारत नहीं की। इसमें कोई बात मुसद्दिका हो ना हो, लेकिन ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान ने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में भारत को ये कह दिया था कि अगर आपने कुछ इस तरह का किया तो हम रिटेलिएट करने पर मजबूर होंगे और फिर हम इस तरह कार्रवाई करेंगे कि वो आपके लिए सरप्राइज़ होगा, क्योंकि अब पाकिस्तान भी बदल चुका है। देखिए सहरिश राइटर की खबर तो कल आज आई है, लेकिन इससे पहले भी इस्लामाबाद के सरकारी और सफारती हलकों में ये बात डिस्कस की जा रही थी कि किस तरह से इंडिया ने एक प्लान बनाया था। जब जिस दिन अजीत डोवल को उसका त्यारा गिराया गया और उसको अरेस्ट किया गया, उसी रात को इंडिया ने जो एक प्लान बनाया था कि उनकी ओमान जो रियासत है उसके करीब उनकी एक एयर बेस है, वहाँ से लाहौर और कराची को टारगेट किया जाना था। तो राइटर की अगर जो खबर है वो देखें तो इससे पहले जो इस्लामाबाद के अंदर एक चीज़ सर्कुलेट कर रही थी, तो अगर उसको मिलाएं तो पता चलता है कि खबर में खासी हद तक सदाकत है और पाकिस्तान ने उनको इंडिया को ये क्लियर कर दिया था, कैटेगोरिकली बता दिया था कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक करने की कोशिश की तो उसका भरपूर तरीके से जवाब दिया जाएगा। उसके बाद कुछ दोस्त वाली जिसमें अमेरिका, अरब स्टेट्स ये जो थी, इन्होंने इंटरवीन किया और इंडिया को इससे बाहर रहने का मशवरा दिया। लेकिन उसका एक फ़ायदा पाकिस्तान को ज़रूर हुआ है कि सारी दुनिया को एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हो गई है कि कश्मीर जो है वो एक बर्निंग इशू है, एक बॉइलिंग इशू है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और अगर इस इशू को हल नहीं किया जाता तो दोनों ममालिक के दरमियान कोई ख़तरनाक जंग छिड़ सकती है। तो अब कश्मीर के इशू को दुनिया बड़ा सीरियसली ले रही है और ये चीज़ बिल्कुल ठीक है। राइटर की खबर में खासी हद तक सच्चाई है और इस चीज़ में भी सच्चाई है कि पाकिस्तान ने इंडिया को भरपूर जवाब देने की बात की थी, जिस पर इंडिया पे प्रेशर आया। कुछ दोस्त ममालिक जो थे वो भी इसमें एंगेज हुए थे क्योंकि उनको इतलात मिल चुकी थी कि इंडिया हो सकता है कि पाकिस्तान पर अटैक करने की कोशिश करे और अगर ऐसा होता है तो दोनों मुल्कों के दरमियान एक खतरनाक जंग शुरू हो सकती है। उसके बाद अमेरिका और दूसरे बड़े ममालिक जो थे वो एंगेज हुए। बिल्कुल हो सकती है, ठीक है, इंगेज हुए, लेकिन सर इसमें यह भी फैक्ट है कि भारत ने पीछे हट के अपना मजीद नुकसान होने से बचाया है, या फिर अमेरिका ने उसको समझाई है ये बात। बाकी रॉयटर्स जो बात कर रहा है वो जाने, उसकी खबर जाने, लेकिन ये तो फैक्ट है। बिल्कुल सहरिश। उसके बाद इमरान खान साहब जो हैं उनको दाद देनी चाहिए। उन्होंने अभी नंदन को की रिहाई का जो ऐलान किया था
उसके पीछे बेसिक पर्पस ये था कि इमरान खान नहीं चाहते कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कोई जंग हो। तो इंडिया की तरफ से जो धमकियां आ रही थी उसका हमने ये तो क्लियर कर दिया था कि हम जवाब देंगे, लेकिन एज अ गुडविल जेस्चर पाकिस्तान ने अभी लंदन की रिहाई का ऐलान भी इमरान खान साहब ने कर दिया और दुनिया को ये मैसेज दे दिया कि हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर इंडिया ने अटैक किया तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे। ये पाकिस्तान गवर्नमेंट का क्लियर स्टांस था और उन्होंने सारी दुनिया को बार बार ये क्लियर मैसेज दिया कि हम इंडिया के साथ जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर इंडिया ने अटैक किया तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। इसी वजह से उन्होंने अगले दिन अपनी तकरीर में ये कहा था कि शेर के गिदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है और टिप्पू सुल्तान जो है वो हमारे हीरो हैं। तो ये इसी कॉन्टेक्स्ट में बात की गई थी कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक किया तो पाकिस्तान उसका भरपूर जवाब देगा, लेकिन एज अ गुडविल जेस्चर अभी लंदन को इंडिया के हवाले कर दिया गया और ताकि जो जंग है इससे बचा जाए, लेकिन इसका प्रेशर अल्टीमेटली इंडिया पर आया है। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, लेकिन अब जाहिर सी बात है उनको हजीमत का सामना करना पड़ा है, वो बेनकाब हुए हैं, एक्सपोज हुए हैं पूरी दुनिया के सामने, और ये इनकी ये हरकतों का नतीजा था। जो अच्छी हरकतें ये करते हैं और अपने इलेक्शन में इन्होंने इस तरह इस्तेमाल करने की कोशिश किया पाकिस्तान को या मुस्लिम दुश्मनी को, ये उल्टा इनके गले पड़ गई है। आगे बढ़ते हैं। असद खरल साहब, पाकिस्तान सुपर लीग का कामयाब इनेकाद हमारे मुल्क में पाकिस्तान में जिस तरीके से हुआ है, आर्मी चीफ ने और वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुबारकबाद दी है। फिर जिस तरह वो प्रोमो जारी किया गया इस खास मौके पर, 23 मार्च के हवाले से भी नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया DGISPR ने। इस सारी सूरत हाल में सर अब जो मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि आगे चलकर इंशाल्लाह आज़ाद कश्मीर में PSL के मैचेस होंगे, शुमाली वज़ीरिस्तान में होंगे। इसी तरह मुराद अली शाह साहब ने भी कहा कि 2 साल पहले वादा किया था PSL पाकिस्तान लेके आने का, देखिए हम ले आए हैं, और अब इंशाल्लाह अगला जो इसका सीज़न होगा उसमें तमाम मैचेस पाकिस्तान में होंगे। तो सर ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ा खुशाइंद है ये कि इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली है मुकम्मल तौर पर ये पाकिस्तान। सैरिश, इसका इम्पैक्ट जो है ना बहुत बड़ा है पाकिस्तान के। एक तो 100 फिटमेंट पाकिस्तान के अंदर जो सरमायाकार जो फॉरेन इन्वेस्टर है उनके लिए एक माहौल। आप देखें कि जो PSL इवेंट है, एक तो जिस तरह कराची के अंदर जिस तरह रश था, जिस तरह जोश व खरोश था पूरे पाकिस्तान के अंदर, इंटरनेशनल प्लेयर्स आए, इसका सबसे बड़ा, और आपने देखा कि पूरे उस जो स्टेडियम के अंदर आपको कोई यूनिफॉर्म यानी कि रेंजर या पुलिस की कोई प्रेजेंस नज़र नहीं आई, एक सॉफ्ट इमेज था। इवन कि आपने देखा कोई भी जो फोर्सेस के लोग थे, आर्मी चीफ, DGISPR या रेंजर्स के लोग जो हैं वो भी सिविल में थे। अब इसका इम्पैक्ट क्या है, जिस तरह और साथ उन्होंने कहा कि हम ये आज़ाद कश्मीर में और वज़ीरिस्तान में ये कराएंगे। इम्पैक्ट ये है कि सैरिश इसकी देखें कि श्रीलंकन जो टीम आई थी पाकिस्तान के अंदर लाहौर में, जो PC से चल के कज़ाफ़ी में उसने पहुंचना था और रास्ते में अटैक हुआ, जिसके लिए अटैक से पहले सिटी ने एक लेटर थ्रेट जारी किया था कि इसके पीछे इंडिया NDS राज जो भी एक प्लान करके ये टीम जब PC से निकलेगी और कज़ाफ़ी पहुंचने के लिए रवाना होगी तो रास्ते में इस पर हमला किया जाएगा। यानी इंडिया उसका बेनिफिशियरी था, और मकसद क्या था कि यहाँ पे अटैक करके पाकिस्तान के हवाले से एक तो क्रिकेट का इशू, दूसरा ये था कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है उसको रोका जाए। उस इवेंट का कितना नुकसान हुआ पाकिस्तान को। जी, अब ये है कि अब इस इवेंट की वजह से पूरी दुनिया के अंदर चूंकि मैच लोग देखते हैं, बराह रास्त जा रहा था तो पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज गया है, वरना इंटरनेशनल मीडिया में सिर्फ पाकिस्तान में बम धमाकों की खबरें को लेते हैं। इस तरह के इवेंट की वजह से जो दीगर खिलाड़ी हैं इंटरनेशनल वो पाकिस्तान आएंगे, उनका भी एतमाद बहाल हुआ होगा। सर दूसरी सबसे अच्छी बात है कि जो हमारे अपने प्लेयर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा डेवलप होता है कि जब वो देखते हैं कि हमारे होम ग्राउंड पर, हमारे अपने मुल्क में ये दूसरे खिलाड़ी आ रहे हैं और आकर हमारे क्राउड में आकर खेल रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी, बड़ा मोराल हाई होता है, एतमाद बहाल होता है। अब बाबर डोगर साहब, आपका इस पर क्या मौक़िफ़ है, जिस तरीके से ये सारा इवेंट कामयाब इवेंट का इनेकाद हुआ?
देखिए सैयद, जिस दिन से PSL स्टार्ट हुई है ना, इंडिया इसका सबसे बड़ा दुश्मन है। इंडिया पाकिस्तान को दुनिया में आइसोलेट करने जा रहा था, लेकिन हुआ ये है कि दुनिया में पाकिस्तान में जो बेहतरीन खिलाड़ी हैं वो पाकिस्तान में आ रहे हैं और PSL खेल रहे हैं। जिस तरह से DG ISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पुलवामा अटैक के बाद जो इंडिया ने पाकिस्तान पर प्रेशर बढ़ाना शुरू किया था, उसका एक जो ऑब्जेक्टिव था वो ये भी था कि किसी तरह से PSL जो है उसको नाकाम बनाया जाए। और उसके बाद जब इंडिया और पाकिस्तान में कशीदगी अरूज पर थी तो उन्हीं दिनों में PSL जो थी वो पाकिस्तान में शिफ्ट हो रही थी। तो इंडिया का ख्याल ये था कि इस कशीदगी का फ़ायदा ये होगा, जिस तरह से पाकिस्तान की एयर स्पेस बंद की हुई थी, जिस तरह से पाकिस्तान में फ़्लाइट जो थी वो डिले हो रही थी या बंद हो रही थी, इंडियन गवर्नमेंट को ये यकीन था कि इंटरनेशनल प्लेयर्स पाकिस्तान में आने से इनकार कर देंगे इस कशीदगी की वजह से, इस टेंशन की वजह से। लेकिन उनके जो इरादे थे उन पर बिल्कुल पानी फिर गया। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की इज्जत रखी, सारी दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर जो थे वो कराची आए और एक अमन तरीके से ये जो सारा PSL जो है ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन सर अब ICC को भी सोचना चाहिए ना कि वो दोहरा मेयार अब खत्म करे। जिस तरीके से यहाँ पर ये प्रोग्राम इनेकाद इस इवेंट का भी हुआ है सर, इतने अच्छे खिलाड़ी जो गैर मुल्की खिलाड़ी थे उन्होंने पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार किया है, तो ये अब चलता रहना चाहिए। और दूसरा सर आप ये भी तो देखें ना कि न्यूजीलैंड में भी इंतहाई अफसोसनाक वाक़या इस वीकेंड पर पेश आया, लेकिन वहाँ पर क्रिकेट के दरवाजे बंद करने की बात किसी ने नहीं की। तो ICC को भी अपना दोहरा मेयार अब खत्म करना चाहिए, बिल्कुल सोचना चाहिए इस बारे में। बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूं कि ICC को अपना दौरा मेयार ख़त्म करना चाहिए। अब पाकिस्तान में बहरहाल अमन वापस आ चुका है, अमन एक्टिविटीज़ जो हैं वो शुरू हो गई हैं। PTI गवर्नमेंट ने रिसेंटली इमरान खान साहब ने जो ऑनलाइन वीज़ों के अजरा की बात की और उसके बाद सारा पाकिस्तान जो है वो फ़ॉरेन विजिटर्स के लिए खोल दिया है। 124 ममालिक को ऑन अराइवल वीज़ा मिलेगा। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है, कोई दहशतगर्द जहाँ पर दहशतगर्दी हो वहाँ पर कोई नहीं आता, लेकिन पाकिस्तान में दुनिया का रिस्पॉन्स बढ़ रहा है, दुनिया का इत्मीनान बढ़ रहा है। अब आप देखें कि उस तरह से पाकिस्तान में जो आज से 10 साल पहले के हालात है वो नहीं है। तो अब ICC को चाहिए वो देखें कि कितनी कामयाबी के साथ PSL के मैच हुए हैं और लोगों का जोशो खरोश देखें कि स्टेडियम खचाखच भरा रहा है, कराची स्टेडियम खचाखच भरा रहा है। अगर लाहौर में भी मैचेस होते तो शायद लाहौर में इससे ज़्यादा रिस्पॉन्स होता। तो पाकिस्तान क्रिकेट लवर्स नेशन है, तो ICC इनको इस तरह से डिप्राइव नहीं कर सकती। और मेरा ख्याल है कि इस कामयाब मैचेस के इनेकाद के बाद ICC जो है वो अपना डिसीजन जो है रिवर्स करेगी। थे बाल बाल बचे वो बचे। बांग्लादेशी खिलाड़ी तमीम इकबाल ने ट्वीट अपना किया जिसमें उन्होंने बताया कि हमने भागकर अपनी जान बचाई। तो बड़ा अफसोसनाक वाकया वहाँ पर पेश आया, लेकिन वहाँ पर बिल्कुल क्रिकेट के दरवाजे बंद करने की कोई ऐसी बात नहीं की गई। तो पाकिस्तान से भी इस मयार को अब ख़त्म करना पड़ेगा, ICC को बिल्कुल इस बारे में सोचना पड़ेगा। और मुझे बड़ी खुशी हुई मुराद अली शाह साहब के बयान पर, उन्होंने कहा कि लग रहा है पुराना कराची हमें वापस मिल गया है। यहाँ पर रोशनियों के शहर की रौनकें जो हैं वो इस वक्त अरूज पर हैं। तो इंशाल्लाह बाकी मैचेस भी अब इस तरह ही पाकिस्तान में होंगे। हम वापस कराची लेकर आएंगे, पूरा PSL यानी कि तमाम मैचेस होंगे। तो बड़ा ही अच्छा स्टेप था, बड़ा अच्छा ये इवेंट था जो कि कामयाबी के साथ इसका इनेकाद हुआ। मुबारकबाद के मुस्तहिक है PCB भी और हमारे सिक्योरिटी इदारे भी जिन्होंने इस इवेंट को कामयाब बनाया। अब थोड़ी सी बात सर सानिया जो पेश आया, इंतहाई अलमनाक अफसोसनाक, जितनी इस पर हम अफसोस का इजहार करें, इस पर हम मैं क्या कहूँ कि मेरे पास अल्फाज की भी कमी है। जितना दुख और रंज हुआ है ये सानिया जो न्यूजीलैंड में पेश आया है कि 50 अफराद का कत्ल कर दिया गया, जिसमें 9 पाकिस्तानी भी शहीद हुए। और वो सफाक दहशतगर्द जो मस्जिद में मसरूफ़ थे, इबादत में लोग, उन पर उसने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। और उसके घर वाले भी अब माफ़ी मांग रहे हैं ज़ख्मियों से भी और जो शहदा हैं उनके लवाहिकीन से भी। तो सर अब मैं चाहूँगी इस पर आप कमेंट करें असद खरल साहब, इस अफसोसनाक वाक़े पर जो कि वीकेंड पे पेश आया है। बहुत ही दुख भरा वाक़या था। जी बिल्कुल, इसकी जितनी भी वाक़े की मजम्मत की जाए कम है। और हमेशा आप देखा है जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान को, इस्लाम को और एक दहशतगर्द बना के पेश किया जाता है। और ये वाक़या जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि सफाकाना तरीके से किया गया, और उसके अंदर मेरा ख्याल अब तक शायद 9 से 10 से ज़्यादा तो शनाख्त भी हो चुकी है जो पाकिस्तानी शहीद हुए हैं, दीगर जो लोग हैं। और जिस तरीके से, जिस बर्बरियत से, जिस तरह से, सफाकियत से, मैं समझता हूँ कि इसमें इस तरह का कभी भी किसी भी दुनिया के शायद मुअज़्ज़म मुल्क में इस तरह का वाक़या नहीं हुआ। और इस्लाम जो है, मुसलमान जो है, किसी भी इवन के इबादतगाह, किसी भी मज़हब की जो इबादतगाह है,
उस पर हमला करना या नहते लोगों को इस तरह कत्लेआम करना, उनको निशाना बनाना, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा, और इस हवाले से अब देखना ये है कि न्यूजीलैंड या जहाँ पे भी इस तरह के जो भी वाक़यात में लोग हैं, इन लोगों को या इनके जो पीछे मास्टरमाइंड है, इनको निशान इबरत बनाना चाहिए, क्योंकि कहीं भी कोई भी मुआशरा जो है इस चीज़ की इजाज़त देता है। और आपने जो बात की है PSL क्रिकेट स्टेडियम के अंदर नहीं, गवर्नर हाउस के अंदर जो PSL के तकरीब खिलाड़ियों के एजाज़ में थी, वहाँ पे भी मैंने देखा कि वाकई सैकड़ों जो लोग हैं वो, बल्कि हज़ारों की तादाद में शायद लोग थे, वो पूरे उमड़ आए थे और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वहाँ पे एक इवेंट किया गया था। तो कराची के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, और ये इंटरनेशनल क्रिकेट जो है इसका मैं समझता हूँ PSL के इवेंट जो हैं ये इंडिया को नहीं, पूरी जो हमारे मुल्क दुश्मन जो भी हैं लोग, उनको ये एक आंख नहीं बहा रहा कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो बिल्कुल इसमें जो एक आइसोलेशन में हम ला रहे थे, इस तरह फॉरेन इन्वेस्टमेंट अब आएगी, एक अच्छा इन्वायरमेंट गया है, पाकिस्तान का अच्छा इमेज गया है पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि मैच के ज़रिए लोगों ने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर तो एक पीसफुल कंट्री है, यहाँ वहाँ पे तो कोई इस तरह का मामला नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक चीज़, इस तरह के जो इवेंट्स हैं, बेसिकली इम्पैक्ट आता है उसका पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर, पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है। आम एक छोटा इवेंट बेशक लोगों की खुशियाँ भी हैं और इकॉनमी के लिए भी ये बहुत बड़ा एक अहम इसका रोल होता है। इस तरह के इवेंट्स का यही वजह है कि अगर वजीरिस्तान में बाबर साहब ये जो वाकया पेश आया है और ज्यादा इम्पैक्ट आ जाए। बिल्कुल। अच्छा बाबर साहब से मैं चाहूंगी बस थोड़ी सी बात कर ले। बाबर साहब, इससे ये वाज़ेह हो गया कि दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता, ये जो इंतहाई अफसोसनाक अलमनाक सानिया पेश आया न्यूजीलैंड में। बिल्कुल सहरिश, बिल्कुल आपने ठीक कहा, दहशतगर्दी का और दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं है। इनफैक्ट ये वो नफरत है जिसके भी जो है वो चंद नाम नहाद जो लीडर्स हैं वेस्ट के और अमेरिका के, जिन्होंने वो जो इस्लाम फोबिया और इस्लाम के ख़िलाफ़ जो एक कैंपेन स्टार्ट की थी, जिस तरह से सदर बुश जो थे उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ क्रूसेड की बात की, और उसके बाद अब जो डोनाल्ड ट्रंप के जो स्टेटमेंट्स आते रहे हैं, ये उसका नतीजा है। ये मुसलमानों के खिलाफ जानबूझकर ऐसी नफरत पैदा की गई कि पूरअमन और निहत्ते मुसलमानों पे अटैक हो रहे हैं। उसके बाद एक साजिश के तहत लीबिया पर आप देख लें, इराक पर देख लें, इजिप्ट मिस्र पर में देख लें, शाम में देख लें, लिबनान में देख लें, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सारे मुसलमान ममालिक जो थे दहशत गर्दी, उनको दहशतगर्द शो करके उन पर वहाँ पर कत्लो गारत का एक बाजार गर्म किया गया है कि जब न्यूजीलैंड की वज़ीर-ए-आज़म से डोनाल्ड ट्रंप ने पूछा इस मौके पर, इस आने के बाद कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं, तो उन्होंने बड़ा दिया कि आप सिर्फ मेरी इतनी मदद कीजिए कि आप मुसलमानों से मोहब्बत करें। ये बड़ा अच्छा उन्होंने मैसेज दिया। नाज़रीन, इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे। बहुत शुक्रिया असद खरल साहब, बाबर साहब, इंशाल्लाह कल फिर से हाजिर होंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।